नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज चर्चा होगी खाने पीने की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आप जम्मू कश्मीर में वो दौरा पे गए थे। उन्होंने वहाँ आज भाषण दिया जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के खान पान का एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि वो लोग नवरात्रि में भी मछली खा रहे हैं, जिसकी चर्चा उन्होंने वीडियो जारी किया था ट्विटर पे, उसी को लेकर वो विवाद हुआ है। तो आज की चर्चा हमारी बिहार के रिवॉल्व करेगी, क्योंकि बिहार में पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल हलचल बढ़ गई है। पहली बार नीतीश कुमार एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं, रथ के जरिए वो अलग अलग बिहार के जिलों में जाएंगे, वहाँ पे दौरा करेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव लगातार दौरे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी वहाँ पे बीच बीच में जाते हैं। तो आज की पैनलिस्ट की आपको अगर मिलवा दे तो जानते ही सबको आप पहले से ही कि सुमित सर हैं, मयंक सर हैं, विचित सर और पुर्णेंदु जी, और कैमरे के पीछे सचिन सर हैं। तो डायरेक्ट चर्चा शुरू करते हैं। सर सुमित सर, कि प्रधानमंत्री का भाषण है कि आप मांस मछली का उन्होंने जिक्र किया है। अब बात ये हो गई कि क्या भाषणों में जो क्या राजनीति की चर्चा है, जो जहाँ पे बात होनी चाहिए कि रोजगार कितना मिलेगा, देश में विकास कितना हुआ है, लेकिन वहाँ पे परिचर्चा अब शुरू हो गई कि किसने नवरात्रों में खाना खाया और खाने में मीट खाया कि नहीं खाया। ये चर्चा जो शुरू हो गई, जो आप आज हम बात भी करने वाले कि चुनाव में नॉनवेज का क्या काम। तो आपसे शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंसान क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या कपड़ा पहनेगा, ये व्यक्तिगत है। उस पर किसी का दखल नहीं होना चाहिए, ना सरकार का ना किसी व्यक्ति का। अब इस मामले को आप पर्सनल चीज को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ला रहे हैं, इसके क्या मायने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश है कि भाई आप हिंदू धर्म की पूजा हो रही है, नवरात्रि हो रही है, लेकिन उस बीच में आप मांस मछली खा रहे हैं जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ है। तो क्या ये कहीं ना कहीं ये लाने की भी कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम इस चुनाव में करना है, क्योंकि पहले 4 फेज हैं, उसके बाद फिर सीमांचल का पूरा है जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं। ये आपको नजर आता है कि ये रणनीति है जिसकी तरह ये बीजेपी या भाजपा या नरेंद्र मोदी जी जो अपोजिशन है, जो खासकर तेजस्वी, को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत लंबा सवाल है और 5-6 टॉकिंग पॉइंट्स आपने दिए हैं और पहले माइक मुझे पकड़ा दिया है। तो सबसे शुरुआत में पूर्णेंदु से सॉरी बोलूंगा। एक बार पूर्णेंदु की तरफ कैमरा करिए सचिन जी। पूर्णेंदु भाई, आप बोलना चाहते हैं पहले? नहीं, तो आप बोल लीजिए, बिना फिर आखिर में बोलते कि आप सब बोल चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा सवाल पूछा है और मैं 3-4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इस पर बात करने की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। पहली चीज मैं स्पष्ट करूं, प्रधानमंत्री ने जहां पर यह भाषण दिया जम्मू में, वहां पर साथ में ये भी बोला कि मोदी किसी को रोकता नहीं है पहनने से, खाने से। ना कानून रोक सकता है ना मोदी रोकता है। हमारे देश में आजादी है, कोई क्या पहनता है, कोई क्या खाता है। तो ये कह देना कि सिर्फ उन्होंने एक बात की नहीं, उन्होंने दोनों बातें की हैं। उन्होंने कांग्रेस को और राहुल गांधी को, स्पेशली तेजस्वी यादव को, इन दो को टारगेट पे लिया जो इंडिया अलायंस के दो बड़े उनके विरोधी हैं, उनके सामने खड़े हैं। और क्योंकि 2 वीडियो का जिक्र उन्होंने किया कि सावन के महीने में राहुल गांधी ने मटन बनाया और अभी नवरात्रों में माननीय तेजस्वी यादव मछली खाते हुए दिखाई दिए मुकेश सहनी के साथ। इन 2 बातों को कहते हुए ये कांग्रेस की मुगलिया सोच को दिखाता है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर ने किया है। इस पर बहस लंबी हो सकती है कि रैली में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, पर आपने जो बात कही, मैं आपकी उस बात से 100% आपने सवाल के अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे लगता है कि वो पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि मुद्दे होने चाहिए पब्लिक से जुड़े हुए। कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, ये बहुत ही गौर से सब्जेक्ट है चुनावी भाषण में, खासकर जब आप हाईएस्ट चेयर से भाषण आ रहा हो। तो अगर कोई ये कहे कि मैं रोजगार में ये करूंगा, मैंने ये काम किया या अगले 5 सालों में ऐसे करने वाला हूं, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने अपने 2047 तक का जो उनका विजन है वो अक्सर बोला हुआ है कि वो क्या क्या किन किन क्षेत्रों में काम करने वाले हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा, वो चुनाव प्रचार जिस दिन शुरू हुआ है उसके 1 आध दिन आगे पीछे आरबीआई की बैठक में गए थे और वहां बोल के आ गए थे भाई, हाँ बॉम्बे में आरबीआई के कोई फंक्शन था, 70वां 75वां 90वां साल था, भाई अपना एजेंडा तैयार करके रखिए, आपका काम बढ़ने वाला है। और वहां लंबा चौड़ा भाषण दिया था अर्थनीति को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर कि हम $5 ट्रिलियन को लेकर क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो वो उन्होंने चीजें बोली हैं। ये कह देना कि वो रोजगार को लेकर या इन्वेस्टमेंट को लेकर या उस चीज पर नहीं बोला, हो सकता है कि इस भाषण में आज ना बोला। मैंने भाषण नहीं सुना है, आपने केवल एक कॉन्टेक्स्ट बाइट का जिक्र किया, वो बाइट ही मैंने सुनी, क्या तमाम चैनल्स पे चल रही है, आगे पीछे हो सकता है बोला भी हो, और नहीं बोला है तो उनको बोलना चाहिए था, पर वो बोलते रहे, इसमें छुपाने की बात नहीं है। लेकिन मेरा फिर से जो आपने सवाल कहा कि भाई क्या हिंदू मुसलमान की ओर डिबेट को ले जाना चाह रहे हैं, पहले और सेकंड फेज में वो है, तो ये तो हम लोग कई बार बहस कर चुके हैं अपने इस कैफे में कि बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पिच है ये। बीजेपी को पोलराइज कर वोट मिलता है और बीजेपी हमेशा इस तरह के इशूज को
एक्टिवेट कर कर अपने लोगों को मोटिवेट करती है कि आओ भाई वोट डालो, और ये चीज़ उनके वोटर्स को समझ में भी आती है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये भाव आपको लगा कि उन्होंने हिंदू मुसलमान करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, इस तरह की बातों का इस्तेमाल किया, तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि वेस्टर्न यूपी में इलेक्शन है, फिर सीमांचल का चुनाव है सेकंड फेज में, और ये तमाम वो जगह है जहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम आबादी है, हम सब जानते हैं। तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं और अपने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट करो, हम ही तुम्हारे खेमन आ रहे हैं, ये तो उन लोगों को तय करना जो इस इलाके में रहने वाले वोट है कि किसको वोट करें या ना करें। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, या कोई और नेता हो, या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, इनको खान पान को अपनी पब्लिक लाइफ से दूर रखना चाहिए। अब ये वीडियो जो बनाया गया था राहुल गांधी के द्वारा आज से 7-8 महीने पहले, नवरात्रों के महीने में, सावन के महीने में, माफ करिएगा, वो क्यों आपने मटन बनाया, मटन बना के सीखा, बहुत अच्छी बात है, आपने वो पोस्ट करने की क्या जरूरत थी? और फिर आपको अगर लालू यादव के साथ अपनी कैमरेडरी दिखानी थी कि मैंने लालू यादव को माफ कर दिया, उन लालू यादव को जिनका बिल मैंने फाड़ा था, और उनके घर जाकर मैं उनसे मटन बनाना सीख रहा हूँ, मतलब मैं उनको अपने सीनियर की तरह, अपने पिता की तरह देखता हूँ, तो ये तो आप कैसे भी कर सकते थे। आप किताब में लेख लिख सकते थे, आप उनके साथ बैठ के फोटो खिंचा सकते थे, उनके साथ कोई बौद्धिक चर्चा कर सकते थे किसी एक आरक्षण के मुद्दे पर, फॉर एग्जांपल जाति जनगणना पर, उसको आप पब्लिक डोमेन में डालते थे। मटन बना के डालने की, ये दिखाने की क्या जरूरत थी? पहली बात तो ये। सिमिलरली तेजस्वी यादव ने, क्योंकि वो मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में है, मल्ला कम्युनिटी से आते हैं मुकेश सहनी, मछली मल्लाहों के लिए सब कुछ है, रोजी रोटी सब कुछ है, और मछली की तारीफ करना, और दोनों वीडियो हो सकता है कि नवरात्रों या सावन में शूट हुए हो, जो कि, लेकिन हम कई हिंदुओं को भी जानते हैं जो नवरात्रों में और सावन के महीने में भी नॉनवेज खाते हैं, उनके यहाँ वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये मान के चलना कि तमाम सनातनी, तमाम हिंदू जो हैं वो नॉनवेज को बिल्कुल छोड़ देते हैं इन 7 दिनों में या उन 30 दिनों में, ऐसा नहीं होता है। बिहार के ही कई परिवार हैं, अच्छे अच्छे परिवार हैं, वहाँ तो नवरात्रों में बलि चढ़ती है, और बलि में बकरे का बाकायदा पूजा पाठ होता है, और उसके बाद दिया जाता है, खाया जाता है, मांस बांटा जाता है, पूरे पूरे गांव में बंटता है। और वो अधिकतर गांव जो है वो भूमिहारों के हैं, ठाकुरों के हैं, ब्राह्मणों के हैं, अधिकतर जगह होता है। बिहार का ब्राह्मण तो मछली को बहुत अच्छे से खाता है, बिहार का ब्राह्मण हो गया, बंगाल का ब्राह्मण हो गया, हमको ये सभी खाते हैं, इसका कोई इस तरह का निषेध नहीं है कि फला खाते हैं, फला ब्राह्मण खाते हैं, फला नहीं खाते हैं। सावरकर जिस ये कोंकणी ब्राह्मण थे, वो पूरा खाते हैं वो लोग मछली, क्योंकि वो समुद्र तटीय इलाके में। किरण रिजिजू बोल चुके हैं बीफ खाते हैं, बिल्कुल, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बाइट दिया था। किरण रिजिजू बीजेपी के मंत्री। मेरा कहना कि ये ना कि ज्योग्राफिकल, सावरकर के जो गाय पे भी विचार थे वो बहुतों को बुरे लग सकते हैं। ज्योग्राफिकल जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं उसमें ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। जिस इलाके में जो चीज मिलेगी आदमी वहीं से अपना खाने पीने की चीज ढूंढता है। नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पर क्यों कुत्तों को लेकर कहानियां आती हैं कि भाई उस इलाके में कुत्ते नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि मीट के नाम पर वहाँ वही अवेलेबल है, वहां पर बाकी चीजें बकरा या मुर्गी या मुर्गा नहीं होता है वहां पे डॉग्स इजीली मिलते हैं। तो नागालैंड की कम्युनिटी है, वहां पे खाते हैं वो लोग। और इसीलिए जब नागा की सेना की उनके जो सैनिक आते हैं शहरी इलाकों में तो कहते हैं उस इलाके से कुत्ते गायब हो जाते हैं, इस तरह के जुमले अक्सर इस्तेमाल होते हैं। मेरा कहना यह है कि ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि आप क्या खान पान है। ब्राह्मण यूपी का हो सकता है कि नॉनवेज ना खाता हो, लेकिन ब्राह्मण बंगाल का मछली खाता है, नवरात्रों में भी खाता है। ब्राह्मण बहुत से कायस्थ हैं, आप मुझसे बेहतर बता पाएंगे जात व्यवस्था के बारे में। बहुत से कायस्थ हैं नॉनवेज को नहीं खाते हैं, पर बहुत से कायस्थ हैं उनके यहाँ शादी के एक दिन पहले जो एक दिन प्री वेडिंग सेरेमनी होती है वहां सिर्फ नॉनवेज ही मिलता है। ऐसी बहुत सी चीजें। कायस्थ जो हैं वो नॉनवेज खाने के मामले में बड़े माहिर होते हैं और बड़े शौकीन माने जाते हैं। हिंदू हैं, हिंदू कायस्थ हिंदू है, कायस्थ मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि लेकिन एक्चुअली दरअसल है क्या कि इस आधार पे आप कह सकते हैं जो मुगलिया वाली बात पीएम ने कहा है कि मुगल काल में कायस्थ बड़े फले फूले और मुगल शासकों के सबसे करीब कोई जाति रही उसमें कायस्थ बहुत रहे, टोडरमल से लेकर के सब निर्माण में उनके साथ रहे थे। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि खान पान की चीजें और पहन पान की चीजें ये पब्लिक डिस्कोर्स की चीजें नहीं है, और जो वोटर देख रहा है उसको भी समझना चाहिए कि भाई इन सब चीजों से मेरा वास्ता नहीं है कि कोई नेता क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है। आपके नेता क्या दे रहे हैं आपको कितना एम्पावर कर रहे हैं, आपको आपके समाज को कितना ताकत देने वाले हैं,
कि शिक्षा के मामले में, पढ़ाई लिखाई के, अस्पतालों के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, वो सोच कर जब आप वोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। राधा दिन ये सब चीज़ों में बहस करना कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कब क्या करता है, ये सब गौड़ है। मैं तो मानता हूँ कि पूजा पद्धति, खान पान, रहन सहन और कपड़ा क्या पहना जा रहा है, ये पब्लिक डिस्कोर्स की चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे डेमोक्रेसी को तो मुझे लगता नहीं कुछ फायदा हो रहा है। बाकी नेता नेता है, नेता हर नेता को राजनीति करना है। तेजस्वी भी राजनीति कर रहे थे मुकेश सैनी के साथ बल्ला कमेटी को पटाने के लिए, लालू यादव और राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे थे अपने वोट बैंक को पटाने के लिए, और नरेंद्र मोदी अगर ये टोक के मुगलिया सोच बोल रहे थे वो भी राजनीति कर रहे हैं। चुनाव में मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हिंदू का वोट चाहिए। नहीं सर, पहले पूर्णेंदु जी बोले। अब तो बोलो। नहीं तो फिर 10 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलेंगे। तो मोदी जी वैसे चुनाव में स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के, एनडीए के, और आंकड़े बताते हैं कि 2014 में वो 20% से ज़्यादा वोट उन्होंने 25% एनडीए को वोट दिलाए थे, और 2019 के चुनाव में 27%। अगर उसको हम आंकड़ों में कन्वर्ट करें तो 8.5 करोड़, जो एनडीए को 27 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले थे उसमें 8.5 करोड़ मोदी जी की वजह से। तो मोदी जी जाहिर सी बात है स्टार कैंपेनर हैं, और कई बार वो कैंपेन करते करते कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जो माना जाता है कि प्रधानमंत्री की गरिमा के पद के अनुकूल नहीं है। मैं आज का बयान उसी श्रेणी में रखूंगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, क्योंकि किसी के खान पान और ये विषय राजनीति का विषय नहीं है, बहुत ही व्यक्तिगत मामला होता है। और सुमित सर ने उसको बखूबी बताया कि हमारा जो देश है वो बहुत ही विविधता वाला देश है। एक समय पर अगर एक खास इलाके का कोई ब्राह्मण है वो शाकाहारी है, तो किसी खास इलाके में पूजा पद्धति के दौरान भी मांसाहार का वो सेवन होता है। ऐसा नहीं है, मतलब ये हमारे देश की विविधता है। लेकिन जो तेजस्वी ने वीडियो डाला वो भी पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक लाइफ जी रहे हैं ना, तो आप पब्लिक लाइफ में जीने वाले को भी तो उसी ढंग से रहना चाहिए जैसा हम मोदी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से। लेकिन तेजस्वी से भी देखिए, अगर आप इन चीजों पे जाएंगे अश्विन की किसने कब वीडियो डाला, कैसे डाला, फिर तो बहुत सारी चीजें, फिर तो हमारा देश इतना विविधता वाला है कि छोटी छोटी चीजों पर, भाई जैन समाज तो बिल्कुल विशुद्ध शाकाहारी है और उसमें मतलब वो काफी आगे दर्जे तक है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे भाई सब लोग। हिंदू तो फिर ठीक है, आपने सावन में या आपने उसमें नहीं किया, लेकिन आप बाकी टाइम तो आप मांसाहार कर रहे हो ना। तो असहिष्णुता जो है वो होनी चाहिए, सॉरी सहिष्णुता होनी चाहिए। हमें ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए, दूसरों की जो उपासना पद्धति है, उनके खान पान का तरीका, उसको लेकर ज्यादा लिबरल होना चाहिए। हमारा देश इतना विविधता वाला है कि आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हम एक होंगे। जो विविधता में एकता का हमारा कॉन्सेप्ट है वो इसी बात पे है। अब बात है कि उन्होंने सिर्फ इसकी बात नहीं की कि उन्होंने नवरात्रि उसमें डाल दिया, उन्होंने क्या कहा कि मुगलिया मानसिकता से तुलना की है। अब ये मुगल शब्द जो है ये जानबूझकर मोदी जी मजे हुए नेता है। ये बीजेपी का है ना कि बाबरी मस्जिद मुगल, हाँ। शाहजहां, औरंगजेब, ताजमहल, इस तरह की चीजें ना बीजेपी का जो उनकी जो राइट विंग की जो अपब्रिंगिंग है उसको सूट करती है। एम फॉर मुगल और एम फॉर मुस्लिम। एक चीज और बोलना चाह रहा था मैं, आपने वो जो विविधता में एकता वाली बात की ना, आज ही सर्वे आया है और देश की रेपुटेड संस्था है, CSDS का सर्वे है, और उसमें 89% रेस्पोंडेंट ने ये कहा कि ये देश हर मजहब के लोगों का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब का ये देश है। 89% कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, जबकि हम कहते हैं कि इस देश में 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है। अगर मैं उसी चीज को एक्सट्रापोलेट करके यहाँ रखना चाहूँ तो 89% अगर ये लोग कह रहे हैं कि ये सब मजहब का व्यक्ति है, सब मजहब का देश है, तो ये बहुत बड़ी बात है। केवल 11% ने कहा कि ये हिंदुओं का देश है, केवल 11% ने कहा, जबकि 11 हिंदुओं की आबादी 80% के आसपास है, जो आम चर्चा में हम लोग करते हैं। तो एक किस्म का प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश की इस बहाने पोलराइजेशन की, और वो उधमपुर में भी थे, और उसका लेकिन उनका इशारा ज़्यादा बिहार की तरफ था, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक MY जो समीकरण RJD का है, तो उस बहाने एक किस्म के पोलराइजेशन की बात भी हो रही है। हालांकि RJD ने इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है औसतन वो जो वहाँ की 40 लोकसभा में मान लीजिए 20-25 के आसपास लड़ते रहे हैं, 27-28 के आसपास, तो अभी जो 22 टिकट उन्होंने दिए हैं उसमें से सिर्फ 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है, तो ये उनके औसत से नीचे आया है। जबकि यादव कम्युनिटी को उन्होंने लगभग 8 टिकट, जहां तक मुझे याद आ रहा है 8 टिकट दिए हैं, तो अपना कोर वोट को उन्होंने फोकस किया है।
और हम देखते हैं जो सेकुलर पार्टी हैं, कम दिया है नहीं, सब। 8 टिकट हैं शायद, यादव को 8 दिया है, शायद 5, जबकि बीजेपी ने 17 में से 10 सवर्ण दिए हैं और जेडीयू ने अपने 17 में 11 जो है या तो ओबीसी या ईबीसी, पिछड़ा अति पिछड़ा, उन्होंने दिए। तो सब अपने कास्ट कम्युनिटी के आधार पे ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उस ढंग से हुआ है। अभी कुछ सीटें कांग्रेस और उन लोगों ने अलायंस अभी अपनी घोषित नहीं की हैं, तो ये ओवरऑल मामला है। ऐसे ही 2015 का चुनाव जब महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस शामिल थी, उस समय भी अमित शाह ने तमाम तरह के इस तरह के बयान दिए थे कि अगर यहाँ पे महागठबंधन जीता तो पाकिस्तान में जो है वो दिए जलाए जाएंगे। कोशिश हुई थी पोलराइजेशन करने की, लेकिन बिहार की राजनीति में अभी तक उस ढंग से जो हिंदू मुस्लिम वाला पोलराइजेशन उस ढंग से हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ कास्ट का जो मामला है वो उस आधार पर वोटिंग ज़्यादा होती है बनस्पत कि उसको हिंदू मुस्लिम आप कर सकें। बीजेपी कई बार चाहती है, उसकी कोशिश रहती है कि ये उस लाइन पे ये स्टेट आए, लेकिन अभी तक बहुत सफल नहीं हुए। इसी वजह है कि उनको अगर उस बात पे भरोसा होता तो जेडीयू से उनको, जबकि बीजेपी के तमाम नेता ये अंदरूनी तौर पर विरोध कर रहे थे कि जेडीयू से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। कुछ लोगों के तो खैर उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में बोलते हैं कि हमें जेडीयू की जरूरत नहीं थी, और जिस तरह से पीके लगातार बोल रहे हैं प्रशांत किशोर की भी जेडीयू एक मतलब फोर्स ऐसा है कि वो आगे उसका कुछ भविष्य नहीं है, तो आप ऐसे फोर्स के साथ हाथ मिला के, और सीटों में भी आपने देखा कि उनको आप पिछली बार 17 थी, इस बार 16 सीटें आपने दी हैं, तो आप इसका मतलब आपने अपनी सीटें कम की हैं। इसका मतलब है बीजेपी को ये भी पता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का उधमपुर से ये बोलना सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी में चूंकि पोलराइजेशन का बहुत असर है। कल ही हम एक राज्य के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, मयंक सर ने इसको बताया था कि वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन का कितना है, तो बहुत सारे स्टेट्स में जो बीजेपी की ये हिंदुत्व वाली जो राजनीति है, इस तरह का बयान प्रधानमंत्री मोदी का देना शायद उनकी पॉलिटिक्स को ये कैटर करता है, इस वजह से ये सोचा समझा बयान है। अब सवाल है कि विपक्ष कांग्रेस आरजेडी इस तरह के बयान से कैसे लड़ते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं, और मुझे लगता है इस पिच पर विपक्ष जो है वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। हम कई बार इसको, विचित्र सर आपसे भी कई बार बात हुई है कि जो हिंदुत्व की राजनीति है उसका काट कांग्रेस या विपक्ष ढूंढ नहीं पा रहा है। अब चलते हैं बिहार के दो सुपुत्रों के पास बिहार के माटी के लाल। तो ये तो बात हो गई खान पीन की, जिसपे आप लोग भी अपनी राय रखिएगा, लेकिन एक मुद्दा जो बिहार में है वो एक मुद्दा है कि रोजगार बनाम परिवारवाद। क्योंकि तेजस्वी जिस भी रैली में जा रहे हैं वो अपने रोजगार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 महीने में ये उप मुख्यमंत्री आपका नौकरियां दिया, लेकिन ये मुख्यमंत्री 17 साल से उन्होंने नहीं दिया। उसी तरह दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जो वैन बनाई है उसमें लिखा है कि पूरा बिहार उनका परिवार, और प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो परिवारवाद, वो तो उनका पैग लाइन है एक तरीके से कि भाई परिवारवाद, क्योंकि लालू, और ये मजेदार बात बोले या दुर्भाग्य बात बोले कि भाई जब परिवारवाद का आरोप लगता है फिर भी वो परिवारवाद कायम रहता है। अभी तक एक बेटी जो संगापुर में थी, आपने उसको बुला के भी टिकट दे दिया, तो ये और पुख्ता करता है कि आप परिवारवाद के पुरजोर समर्थक हैं। तो आपको लगता है ये जो परिवारवाद बनाम रोजगार का जो मुद्दा है उसमें रोजगार पिछड़ जाएगा, परिवारवाद आगे रहेगा? इसमें परिवारवाद वाला CSDS के सर्वे की इन्होंने बात की, उसमें एक सवाल ये भी था, और उसमें लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस में बहुत अंतर नहीं किया इस इशू पे भी। परिवारवाद जो है, अब सीधा एक बात हम सब जानते हैं कि इलेक्शन बहुत खर्चीला है, खर्चीला प्रोसेस है, और बीजेपी बहुत अमीर पार्टी है, बाकी पार्टी उतनी अमीर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल फैमिली जो हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फैमिली, उनके पास रिसोर्स है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ना इतना मुश्किल है, इतना खर्चीला काम है कि नॉन परिवार वाले कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल है, कहाँ से रिसोर्स लाएगा? तो इसीलिए दूसरी बात, अगर बिहार के हिस्ट्री को आप देखेंगे, 90 से लेके लालू टॉप, मतलब वन ऑफ द टॉप लीडर्स तो रही हैं वहाँ, और उन पे ये हमेशा, पहले उन्होंने पत्नी को बनाया चीफ मिनिस्टर, इसका भी खूब आलोचना हुआ, परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या वोटर ने रिजेक्ट किया है? अभी तक नहीं हुआ ऐसा। अभी भी नंबर 1 नंबर 2 पार्टी आरजेडी रही है, सबसे इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट पार्टी रही है वो। इसका मतलब लोगों को ये परसेप्शन, लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो परिवारवाद का आरोप स्टिक करेगा ऐसा नहीं लगता है। दूसरा एक चीज हम पोलराइजेशन पे भी बोल रहे थे, हिंदी बेल्ट का एक ही स्टेट है जिसमें बीजेपी नंबर 1 पार्टी नहीं है अभी, वो बिहार है। और उसका कारण देखेंगे, 2015 के आसपास हम सिवान में खूब घूमे थे, और सिवान में बड़ा फैसिनेटिंग चीज हमको लगा। सिवान में
शहर से ठीक बगल में गांव सब जो था, तो एक घर में देखे हम कि इस्लाम का झंडा लगा हुआ है और उसके ठीक बगल में बजरंग बली का झंडा लगा हुआ है। बड़ा आश्चर्य हमको लगा, तो हमने पूछा कि क्या ऐसा क्यों है, तो कहा क्या कि सब एक साथ यहाँ से बहुत सारे परिवार, और वहाँ जो है वेस्टर्न यूनियन का आउटलेट आपको इतना दिखेगा क्योंकि रेमिटेंस बहुत आता है। हाँ, सही बोले। तो वहाँ से एक कोई मुस्लिम गया सऊदी अरब या गल्फ कंट्री गया, अपने पड़ोस वाले हिंदू को भी ले गया। वो इंटरलिंकेजेस बिहार में इतना स्ट्रॉन्ग है कास्ट और ये कम्युनिटी के बीच में, इसीलिए ये जो पोलराइजेशन अभी तक सफल नहीं हुआ है बीजेपी का। वहाँ पोलराइजेशन का बहुत बेनिफिट होगा, अभी तक दिखा नहीं है। अब इस बार बदल जाए, आगे क्या होगा। लेकिन ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी बहुत कोशिश के बावजूद भी बिहार में नहीं हो पाई है। अब ये इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमेशा वो किसी एलआई के साथ लड़ी है, कोशिश नहीं की है। लेकिन कोशिश करने के बाद हो सकता है अगर बीजेपी अकेले कोशिश करे तो हो सकता है कि सिचुएशन अलग होगा। लेकिन अभी तक पोलराइजेशन और परिवारवाद का जो है बहुत स्टिक नहीं किया है बिहार में। तो ये जो इस बार चुनाव का मुद्दा है, इसमें क्या काम करेगा? क्या रोजगार आपको नजर आ रहा है कि जो भीड़ आ रही है, विजित सर आपको से पूछ रहा हूँ कि जो भीड़ दिख रही है आपको तेजस्वी के रैलियों में, वो एक तो भाषण का करिश्मा हो सकता है, दूसरा रोजगार, क्योंकि यूथ है उसकी रैलियों में। जो यूथ दिखता है, हमें ये नहीं पता कि कितने लाखों की भीड़, ये नहीं कह सकते, लेकिन जो भीड़ नजर आ रही है वो कुछ बयां करती है अपने आप में स्टोरी। तो आपको नजर आ रहा है कि वो जो रोजगार का मुद्दा जो था, जो तेजस्वी उठा रहे हैं, वो उनके फेवर में काम कर रहा है? तेजस्वी ने 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो ये कहा था कि हम सत्ता में लौटेंगे तो अपने कैबिनेट में मेरी पहली कलम से 10 लाख नौकरियां निकलेंगी। और उनकी सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी तो नौकरियां जरूर मिली। तो इसलिए उनका ये कहना तो सही है कि नीतीश कुमार ने तो नौकरी दी नहीं, लेकिन हम जब उस सरकार में शामिल थे तो हमारे ही दबाव से एक काम हुआ। अब उनके दबाव से हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक ये तो देखेगी कि नीतीश बाबू 17 साल में तो नहीं कर पाए। अगर 17 महीने में अगर तेजस्वी के साथ कर पाए तो तेजस्वी उसका श्रेय ले रहे हैं तो ले सकते हैं। दूसरी बात है कि बिहार क्या पूरे देश में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, इससे कोई नकार नहीं सकता। और लेकिन ये कोई आज पहली बार मुद्दा नहीं बना है। रोजगार मुद्दा बनता है, लेकिन रोजगार पर कभी कोई चुनाव नहीं होता है। यहाँ चुनाव हमेशा भावुकता पर होता है। ये सारे मुद्दे होते हैं, ये पीछे से काम करते हैं जोड़ करके, लेकिन असल में मोमेंटम किसी और चीज पर बनाया जाता है। और इसीलिए आप देखिए कि रोजगार का सवाल उतना बड़ा मोमेंटम नहीं बन पाया, मैंने नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि अंडर करंट हो, जितना कि खान पान का बन गया। पहली बात तो ये है कि इस देश में या कहीं भी दुनिया में धर्म का मामला तर्क का मामला नहीं होता, वो आस्था का मामला होता है। और इसीलिए जहाँ आस्था का मामला होता है वहाँ लोग तार्किक तरीके से नहीं सोचते हैं। ये सबको पता है कि नवरात्र शुभ माना जाता है और पवित्र माना जाता है। उससे नवरात्र का समय हो, छठ का पर्व हो, सावन का महीना को भी आप कह सकते हैं कि उसमें अमूमन आमतौर पर लोग शाकाहार करते हैं, मांसाहार से परहेज करते हैं। अगर राहुल गांधी ने सावन में या तेजस्वी यादव ने नवरात्र में ये तस्वीर दिखाई तो हमें लगता है कि एक मंझे हुए नेता के तौर पर ऐसी तस्वीरों से बचना चाहिए था। ये तो उनको भी पता है कि ये नवरात्र चल रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रधानमंत्री को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था। इसलिए बचना चाहिए था कि वो एक बीजेपी के नेता भर नहीं है। सही बात। वो बीजेपी के सिर्फ एक नेता होते तब तो बात चल सकती थी, लेकिन वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री के बारे में इस देश के मुखिया हैं। और मुखिया के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे अंग सकल, तुलसी सहित विवेक। मतलब मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुख खाना खाता है तो ये नहीं है कि एक बाहु को मजबूत करने के लिए और एक पैर को विकलांग बनाने के लिए खाता है। वो सबको कि पूरे शरीर को पौष्टिकता मिले। तो इसलिए इस तरह की चीज से बचनी चाहिए। इस तरह की चीज से इसलिए भी बचनी चाहिए, अभी इन्होंने सुमित जी ने नाम भी लिया किरण रिजिजू का,
किरण रिजिजू ने ये बयान कब दिया था, थोड़ा सा संदर्भ क्लियर कर दूं। जब अब मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा था किसी बात पर कि जो बीफ खाते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, तो उन्होंने उनसे हाँ तब मुख्तार वो भी अब्बास नकवी ये भी मंत्री थे, ये भी मंत्री थे और आम मामूली मंत्री नहीं थे। मुझे जहां तक याद है उसमें वो गृह राज्य मंत्री थे, नहीं कानून मंत्री बाद में थे। तो इन्होंने कहा, इनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ हम अरुणाचल से आते हैं, वहाँ बीफ खाते हैं, मैं खाता हूँ बीफ, कौन रोक लेगा। तो इस देश में खान पान की अलग अलग विधि है और सबसे बड़ी बात कि जिस हिंदू धर्म के बीच ये मोमेंटम पैदा किया जा रहा है उस हिंदू धर्म की एक सर्वसमावेशी व्यवस्था है। इसी सर्वसमावेशी व्यवस्था का नतीजा है कि जो आस्तिकता के प्रतीक चार्वाक ऋषि हैं, जिन्होंने कहा था कि यावत जियेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। कुछ नहीं है, न ईश्वर है, न माया है, न सत्य है, न असत्य है, कुछ को नहीं स्वीकार किया। उनको भी ऋषि कह करके इस देश ने, इस व्यवस्था ने, हिंदू धर्म की इस परंपरा ने पूजा। जिस हिंदू धर्म की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध या उस पर सबसे मजबूत चोट गौतम बुद्ध ने किया, भगवान उनको भी भगवान का अवतार दशावतार में शामिल किया और वहां पर भी कहा कि निंदस वेद विदेरा श्रुति जातम सदै हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। जिसने वेद की निंदा की उस रूप में ईश्वर ने अवतार लिया और बुद्ध हमारे लिए भगवान है। बुद्ध ने जो विरोध किया हिंदू धर्म का और हिंदू धर्म की परंपरा का, हिंदू धर्म की सड़ी गली व्यवस्था का, उस वैसा चोट किसी ने नहीं किया। अम्बेडकर भी उसी बुद्ध की शरण में गए और उस समय भी उन्होंने जो सवाल उठाए वो बुद्ध आज से 2500 साल से पहले कर चुके थे, लेकिन उस बुद्ध को भी समाविष्ट किया गया। वो इसलिए कि समाज, हमारे देश की व्यवस्था ही है। जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, हाँ। क्या वो मतलब बीजेपी के तमाम नेता आइकॉन बनाते? प्रधानमंत्री मोदी तो कितना डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन अंबेडकर की सारी बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। हम कहते भी नहीं कि स्वीकार करनी चाहिए। हम 4-5 लोग बैठे हैं यहाँ, हम एक दूसरे की बात को स्वीकार नहीं करेंगे। यही तो खूबी है इस देश की। बिल्कुल। एक दो बस फैक्ट देना चाहते हैं 1 मिनट में। हम गवर्नमेंट का ही, आप हम लोग के दबाव में बताइए। गवर्नमेंट का ही सर्वे है, मेरे ख्याल से 2015-16 में आया था कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी इंडिया की है जो नॉन वेजिटेरियन है। 1-2 स्टेट में 50% से कम प्रोपोर्शन है। पंजाब में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन पंजाब में है, हरियाणा में, पंजाब में है। और दूसरा अभी 1 या 2 महीना पहले इकोनॉमिक टाइम्स में खबर आई थी, शायद इकोनॉमिक टाइम्स में या बिजनेस स्टैंडर्ड में, कि फिश, चिकन, एग्स की बिक्री बड़ी तेजी से देश में बढ़ रही है। इनफैक्ट आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं भी इसी में बीच में टोक रहा था, और वो ये कि अगर ये देश 80-20 का है, अगर मैं राइट विंग की बातों की बात मान लूँ 1 मिनट के लिए कि ये 80-20 का देश है, तो इस देश में तो भी शाकाहारी चीज़ें बहुत महंगी होनी चाहिए, क्योंकि 80% आदमी शाकाहारी खाएगा, 80% आदमी सब्जी खाएगा, 80% मतलब ये होना चाहिए कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इस देश में रहने वाला हर हिंदू जो है, हर ये नॉन मुस्लिम, ऐसे कह लीजिए कि जो नॉन मुस्लिम है या नॉन क्रिश्चियन है, वो सबका सब शाकाहारी है। ऐसा है क्या? हम आप अड़ोस पड़ोस में झाँक के देख लें। सर, सवाल प्रधानमंत्री ने जो मुद्दा उठाया वो ये नहीं है कि लोग शाकाहारी हो जाएं, ये है कि उन्होंने उसको हमारे एक धार्मिक आस्था से जोड़ा, नवरात्र और सावन। अच्छा, सावन को लेकर एक चीज बताऊं मैं, या हर चीज का अलग होता है। हमारे यहाँ सावन, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, गांव में जब रहते थे, मतलब हम ये बात कर रहे हैं बचपन क्या, हम 20-22 साल तक, जब तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थे, हम लोग सावन में भी नॉनवेज खाते थे, कोई मनाही नहीं थी। सिर्फ नवरात्र दोनों, एक चैत का और एक शुरू में, लेकिन बहुत शुरू में जी ये वाला नवरात्र नहीं मनाया जाता था। हम लोग जो फॉलो करते थे वो विजयादशमी के बिल्कुल वाला जो नवरात्र होता था उसको। अब लेकिन देख रहे हैं क्या कि इधर बिहार में भी हम लोग हर बीतते दिन के साथ ज्यादा आस्थापूर्ण और ज्यादा भगवान भीरू होते जा रहे हैं, धर्म भीरू होते जा रहे हैं। आस्था बढ़ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पब्लिक
पोस्चरिंग आस्था को लेके बढ़ रही है। ज्यादा इसकी बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया है कि मैंने आज व्रत किया, मैंने आज वो महाभिषेक किया, मैंने आज पूजा रखी, मैंने आज दिया जलाया। ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर हो गया है ना, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी वजह है बड़ा हिंदू दिखाने की। हर इंडिविजुअल अपने आप को बड़ा हिंदू और दिखाता है। इसमें ऐड करूंगा, इसमें कलयुग की अभी निशानी है क्या जो ये? नहीं, मैंने ये भी देखा है कि पिछले कुछ समय से जो असहिष्णुता ट्रेन में आते जाते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और अब लोग बहुत अब खुल के बोलने लगे हैं किसी अगर धर्म के उसमें तमाम चीज़ों को लेके। पहले लोग थोड़ा लिहाज करते थे, आजकल बहुत वोकल है इन चीज़ों को, शायद आप लोगों ने भी महसूस किया हो। तो ये उसकी वजह क्या है? बढ़ चुकी है मुझे ऐसा। क्योंकि जो वोट और ये जो है, ये पहले तो एक चीजें आपके मानस में चेंज हो रही हैं, उसकी देखो, फिर और ये दिन रात इसको लेकर के व्हाट्सएप या कुछ मैसेजेस मैं वही कह रहा हूं, आपके भी उसकी- व्हाट्सएप में गिरते होंगे, उसकी हमारे भी बहुत बड़ी व्हाट्सएप में वजह गिरते ये हैं। है पूर्णेंदु की सोशल मीडिया की जो पेनिट्रेशन है, जिसकी वजह से दो चीजें हुई। फायदे के तौर पर देखें तो हमको हर चीज तुरंत मिलने लगी, हर खबर, हर तस्वीर तुरंत मिलने लगी। हमको लगने लगा कि अरे इजराइल तो यही है, हमको लगने लगा अरे गाजा तो यही है। हमने अपने आप को रिलेट कर दिया गाजा के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, जहाँ की भी खबर हो, जैसा भी आपका मूड हो। और फिर ये लगा कि जब उनकी खबर मुझे मिल सकती है तो मेरी खबर उनको मिलनी चाहिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ या मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, दोनों बातें। तो हमने उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो हमारे लिए ताकत बनकर आया था, वो आज की तारीख में बहुत बड़ी वजह बन गया है इस समाज के अंदर खड़ी हो रही तमाम परेशानियों की। जितना डिफरेंसेस ओपिनियन होते जा रहे हैं, उतना आदमी कट्टर होता जा रहा है। अब हम लोग अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। मैं इस लाइन को, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लाइन है ये, किसी सीनियर आदमी किसी कॉलेज में कहा था कि वी शुड सेलिब्रेट द डिफरेंसेस, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। ये हमारी, इसीलिए हम गुलदस्ता हैं कि सब फूल एक जैसे नहीं है भाई। हाँ, इसीलिए हम खूबसूरत दिखाई देते हैं, और आज हम इस पर बात ही नहीं करते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि कट्टरता बढ़ती जा रही है, इसीलिए बढ़ती जा रही है कि मैं ज़्यादा अच्छा हिंदू हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा मुसलमान हूँ। और क्योंकि ये जातियाँ भी हुई, धर्म के नाम पर दुनिया भर में जातियाँ भी हुई हैं, और अल्पसंख्यक, इसको हम जो अपने देश के अल्पसंख्यक हैं, जो दुनिया भर में हिंदुओं से ज़्यादा हैं, मुसलमान समाज, इस्लाम के मानने वाले लोग, उन्होंने आतंकवाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर तमाम ऐसी चीज़ें की हैं जिससे जो छोटी कम्युनिटीज़ हैं, जिनके अंदर डर बढ़ गया है कि ये आते हैं तो मार देते हैं, बिल्कुल। इसकी भी दिक्कत एक चीज मैं जोड़ूं इसी में, कल ईद थी। ईद क्या है? ईद प्रेम और भाईचारे और शांति का त्योहार है। कल ईरान के जो क्या नाम है, जो धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने कल कहा कि हम बदला लेंगे फिलिस्तीन का। पाकिस्तान ने भी कहा कि हम भी तैयार हैं उस व्यवस्था के लिए। अरब के कई देशों ने इस तरह की बातें की। कल शांति का त्योहार था। बदला लेकर के आप फिलिस्तीन के लोगों का भला नहीं कर सकते। जब भी होगा वो सुलह समझौते से होगा। तो आपको कल सुलह समझौते की बात करनी चाहिए थी। आप बदला कह करके आप अपने देश में तो इस्लाम के मानने वालों को थोड़ा सा उग्र कर सकते हैं, वही जो कह रहे हैं खुलकर बोलने वाली बात, लेकिन आप फिलिस्तीन के लोगों को नाराज कर रहे हैं और उनके लोगों फिलिस्तीन के लोगों को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, जो 6 महीने में 33,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो आप अपने धर्म को बढ़ाने के नाम पर उनकी बर्बादी के मंजर पर आपको लगता है कि हम दिखा सके कि हम बड़े धार्मिक हैं, लेकिन आप उस ईद की जो मूल भावना है, जो पैगंबर साहब के समय से चली आ रही है, आपने उसको ही नहीं माना। चूंकि धर्म का बहुत नाजुक मामला है, लेकिन ये जो साफ साफ दिखा, मैंने उस पर खाली ये बात। मैं सिर्फ एक चीज़ में और जोड़ूंगा आपकी बात से सहमत होते हुए विचित्र जी। आपने क्योंकि वहाँ की बात की, मुझे तो यहाँ की तस्वीर याद आ गई। कहाँ सीआरपीएफ का कांस्टेबल था, कौन था जो ट्रेन में जा रहा था, जिसने देख के लोगों की पहचान के आधार पर मार दिया, मारता चला गया, कत्लेआम करता चला गया। बिल्कुल। और जो पता लगा कि वो क्योंकि वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया से फेनेटिक हो गया था। हिंदू लड़का 24-25 साल की उम्र थी उसकी, और जो उसको मुसलमान दिखा, उस ट्रेन के अंदर 4-5 लोगों का कत्ल कर दिया था। दो या 3 लोगों का कत्ल कर दिया था, और उसके बाद में उसके घर वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जबकि वो साफ बोल रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलां का समर्थक हूँ, फलां का। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया जो हमारे फायदेमंद की चीज थी ना, ये हमने इसको अपनी सबसे बड़ी फांस बना लिया है। और आज की तारीख में जो ये तमाम, और ऊपर से ना ये जो चुनावी राजनीति होती है ना, ये मतलब ये समाज को तोड़ देती है।
जो ये कहते हैं ना कि चुनाव नहीं होने चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही चीज में प्रोस्पेक्ट दिखाई देती है कि ये जो मजहब के नाम पर जो तकरीरें होती है, भाषण होते हैं ना, ये कम से कम अगर चुनाव नहीं होंगे तो ये बंद हो जानी चाहिए। इन पर तो इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन को आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का रोल इस टाइम पे बड़ा क्रिटिकल होता है कि जो इस तरह के मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, बांटने के नाम पर जो तस्वीरें आती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं, अब तो भाषण हो रहे हैं, उन पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों इलेक्शन कमीशन इसको सुनता नहीं है? क्यों इलेक्शन कमीशन कुछ बोलता नहीं है? ये बड़ा क्रिटिकल है मेरे हिसाब से। तो सोशल मीडिया पे आपने बड़ी अच्छी बातें कही। हमको लगता है बस एक ही चीज ऐड करना उसके बस अनसोशल मीडिया बोल एक ही चीज, सोशल मीडिया के बाद एक अजीबोगरीब चीज हो गया, इंस्टेंट मतलब स्टारडम वाला जो चीज आ गया है, और वो बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है अभी। अगर एक पोस्ट मेरा वायरल हो गया, एक पोस्ट मेरा वायरल अगर हो जाएगा अभी, तो अचानक हम स्टार हो जाएंगे, इन्फ्लुएंसर हो जाएंगे, और वो हमको पे करना शुरू करेगा, नॉट मतलब सिर्फ मॉनेटरी टर्म में नहीं। तो ये जब तक नहीं रुकेगा मेरे ख्याल से वो इंस्टेंट स्टारडम, और जब आप ये बोल रहे हैं, पासिंग फेनोमेना है, बहुत कम शेल्फ लाइफ है सबका, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मयंक सर आप जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे थे कि ये स्टारडम, तो मेरे दिमाग में पिक्चर उभर रहा था, कपिल मिश्रा, वो आम आदमी पार्टी में विधायक थे और रसूखदार नेता थे। उस समय के उनके आप बयान सुनिए, वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कितने तल्ख तेवर के साथ बयान देते थे, और जैसे ही बीजेपी में आए तो आज वो एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू इकोसिस्टम उन्होंने बना रखा है, और खासकर सेंसिटिव मुद्दों को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और उनकी एक अलग तरह की फॉलोइंग, रिलीजियस जो हम बात करते हैं, एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स है धर्म को लेकर, हिंदुत्व, वो उसको रिफ्लेक्ट होती है उनके उसमें। देखिए वो जो पार्टी छोड़ के आएगा ना, जहाँ जिस तरफ जाएगा वो उसी भाषा में बात करेगा। आप आश्चर्य मत करेगा, अगले 1-2 दिनों के अंदर रोहन गुप्ता राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हो बीजेपी के मंच से बैठकर, गौरव वल्लभ बैठकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हो टीवी डिबेट में बैठकर। शहजाद पूनावाला बेस्ट एग्जाम्पल, शाजिया इल्मी, आपसे बीजेपी, हम सब ने देखा है लोगों को चेंज होते हुए अपनी आंखों के सामने। तो वो उनकी मजबूरी है, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्रिएट कर रहे हैं, अपनी अपनी फॉलोइंग को क्रिएट कर रहे हैं, ताकि कल वो पार्टी के भीतर जिस भी पार्टी में है वहां पे अपना स्टेक बढ़ा सके कि भाई अब मेरे पास भी इतने फॉलोअर हैं, मेरे पास इतना बड़ा इकोसिस्टम है, मैं इस फला जगह से कैंडिडेट बन सकता हूँ। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो उनका प्रोफेशनल ग्रोथ है, उसको आप इससे मत जोड़िए। पर मैं ऐसे वक्त पे ना जो आप बात कर रहे हैं, मैं फिर भी आता हूँ कि जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज हैं, जो सिस्टम है, वो कहाँ जाता है, वो क्यों नहीं कार्रवाई करता है? उनके ऊपर दायित्व तो ज्यादा है। पुलिस क्या कर रही है ऐसे मामलों में, ईडी क्या करती है, सीबीआई क्या करती है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है? हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ये अति होती है। क्योंकि आज कई त्योहारों और धर्मों की बात हुई तो बताता है कि आज ऑफिस में ईद और बैसाखी का सेलिब्रेशन हुआ। हमारे यहाँ दिवाली भी मनता है, होली भी होता है, और आज ईद और बैसाखी दोनों मनाए गए। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।